नेक्स्ट क्या है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो अब वाटर कंटेंट के बारे में सब कुछ हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब हमारी कौन सी है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, दो चार ही पढ़नी है। तो कौन कौन सी है, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलता है, वेट ऑफ अ सॉलिड्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर हैविंग द सेम वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, पिक्नोमीटर लेना है। पिक्नोमीटर लिया, पिक्नोमीटर लो या फिर कोई एम्प्टी फ्लास्क लो 500 ml का, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, उस एम्प्टी पिक्नोमीटर का क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। पिक्नोमीटर भी ले सकते हो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी फ्लास्क लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, वेट कर दिया और उसमें हमने क्या डाल दी, ड्राई सॉइल डाल दी। अब ड्राई सॉइल डाल दी तो उसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड है। अब क्या करो कि देखो उसका वेट कर लो, कंटेनर का वेट प्लस ड्राई सॉइल। अब उसमें पानी डाल दो, यानी वेट ऑफ द वाटर डाल दो। तो अब उसमें पानी डाल दिया तो ये हो गया वेट ऑफ द वाटर। अब क्या है, सबको खाली करो और वहां पे क्या डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, यानी इनका वेट चाहिए मुझे, डब्ल्यू एस का मुझे वेट चाहिए, और वेट ऑफ द वाटर जिसका की सेम वॉल्यूम हो, जिसका की सेम वॉल्यूम हो एज पर द सॉलिड, एज पर द, यहाँ पे सॉलिड होगा एज सॉलिड, वेट ऑफ द वाटर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वेट ऑफ द सॉलिड अगर मुझे निकालना है तो वो क्या निकाल सकता हूँ मैं, इससे पिग्नोमीटर से अगर जो मैं इस वाले फ्लास्क से इस वाले फ्लास्क को अगर जो मैं काट दूं, इनका वेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि वेट ऑफ द सॉलिड अगर जो मुझे निकालना है तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। वेट ऑफ द सॉलिड निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि W2 से अगर W1 माइनस कर दूंगा, जो कि ऑब्जर्वेशन 2 है ना, ये 3 है और ये 4 है। तो इसमें क्या है कि हमारे को सॉलिड का वेट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो वेट ऑफ द सॉलिड तो खत्म हो गया। अब सेकंड क्या है, वेट ऑफ द वाटर इन द थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में अगर मुझे वेट ऑफ द वाटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब इस सॉलिड से सॉलिड को काट दूंगा और पिग्नोमीटर से पिग्नोमीटर कट जाएगा और बचेगा सिर्फ और वाटर, तो वाटर आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि वेट ऑफ द वाटर इज इन थर्ड ऑब्जर्वेशन इज W3 से अगर W2 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पानी। और वेट ऑफ द वाटर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा कि W4 से W3 को मैं माइनस कर दूं तो इसमें क्या है, सॉलिड है और वाटर है। अगर जब मैं सॉलिड सॉलिड कट जाएगा और आधा वाटर भी कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये वाला पार्ट। यही बोलना चाह रहा है ना, वेट ऑफ द वाटर, तो ये गलत तो नहीं लिखा गया, वेट ऑफ द वाटर, हाँ, W3 से नहीं, W4 से अगर मैं W1 को मैं माइनस कर दूंगा तब मुझे वेट ऑफ द वाटर मिलेगा। वरना इसको अगर मैं इससे माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला वाटर कट जाएगा, ये जो ऊपर का वाटर कट जाएगा। सॉलिड का है, जो सॉलिड क्या है और इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वाटर वाटर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर और सॉलिड आ जाएगा। पर ये W3 से नहीं होगा, W4 से होगा, वेट ऑफ द वाटर इन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो जी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वेट ऑफ द वाटर हैविंग अ सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ अ सॉइल सॉलिड। तो वो क्या हो जाएगा, WD। अब WD क्या है, दैट इज द W2 माइनस W1। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं, WD लिख सकता हूँ ना मैं, ड्राई लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी क्या है, WD को क्या लिख सकता हूँ, W2 माइनस W1। तो ये क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। यानी क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है हमारे को, अगर जो मैं W4 से W3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, वेट, और यहाँ पे पहले इसका एम्प्टी का भी वेट है और वेट ऑफ द वाटर ओनली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड भी है और वेट ऑफ द वाटर भी है, राइट। तो अगर जो मैं W4 से W3 को माइनस कर दूं, यही चीज लिखी है ना कि W4 से अगर मैं W3 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, और उसमें ऐड कर दूं, W4 से W3 को अगर जब मैं माइनस कर दूं और मैं ऐड क्या कर दूं उसमें, W2 माइनस W1, यानी वेट ऑफ द सॉलिड को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, दैट इज द, that will be equals to weight of the water having the same volume as that of a soil solid। यानी मुझे जहां पे सॉइल सॉलिड है वहां पे क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाटर मिल जाएगा। तो दैट इज वाई ये बोल रहा है कि W4 से अगर W3 को माइनस करूंगा, W2 माइनस W1 मिलेगा, तो ये चीज मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ अदर सब्सटेंस लाइक टोलिन, बेंजीन या फिर ग्लीसिन, अल्कोहल या फिर पेट्रोलियम ईथर जो है, अगर वो यूज होता है इंस्टेड ऑफ वाटर, देन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कैलकुलेटेड बाय किससे होगी, दैट इज मल्टीप्लाइंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सच एज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये तो फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फॉर एग्जांपल कैरोसिन है, तो यहाँ पे क्या करोगे, WD अपॉन द W4 माइनस W3 प्लस WD मल्टीप्लाई बाय GK, ठीक है। GK क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ कैरोसिन। तो समझ में आया किस तरह से करना है, G इज इक्वल टू WD, ये पता लग जाएगा आपको, राइट। तो समझ में आया क्या करना है अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर जो मैं G बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय द K, ये होती है ना। केरोसिन के साथ करनी पड़ेगी मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केरोसिन है ना, मल्टीप्लाई बाय गामा केरोसिन डिवाइडेड बाय गामा W, विच विल बी इक्वल टू गामा सॉलिड अपॉन द गामा W। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, गामा एस अपॉन गामा W मिल जाएगा हमारे को। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
ये हो गया हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा गामा ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड वाटर इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सिमिलरली क्या है, केरोसिन की जब हम निकालेंगे तो केरोसिन की भी ऐसी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, राइट। इसका बस फॉर्मूला याद रखना है, और जब किसी और की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी जाएगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसका मल्टीप्लाई कर देनी है, बस वो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल। ठीक है, अब यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल अगर जब हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 4 मेथड है। पहला कोर मेथड, दूसरा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तीसरा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड इज द फोर्थ वन। ठीक है, अब बेसिक मतलब क्या है यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल बेसिकली होता क्या है। अब यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल क्या है, यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल जो है इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अच्छा, इस सॉइल को इंपॉर्टेंट रखना, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने सॉइल को क्यों बोला, क्योंकि सॉइल में क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पता होता है, सॉलिड होता है, प्लस वाटर होता है एंड एयर होता है। ये 3 चीजें होती है सॉइल में। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करें, वेट फाइंड आउट करें। अगर जो वेट फाइंड आउट करें तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों के कंपैरिजन में एयर का वेट हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या बोले कि सॉलिड प्लस वाटर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो इतनी बात क्लियर होगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दूसरा क्या है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल जब हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेट का क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि हम सॉइल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल वेट ऑफ अ सॉइल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इसके किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। और क्या होते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है इसका यूनिट वेट, इसकी यूनिट होते हैं। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेट, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑफ अ सॉइल का फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों जानना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखो यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल जो है ना, अगर जो मान लो कि यूनिट वेट ज्यादा है किसी का, मान लो कि किसी का यूनिट वेट जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, या फिर अगर जो कम है तो उससे होगा क्या, तो उससे ये फर्क पड़ेगा ना कि जब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल अगर जो किसी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो सॉइल स्ट्रांग है, वो सॉइल स्ट्रांग है। स्ट्रांग का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है ना, बेरिंग कैपेसिटी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये हो गया दूसरा। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सेटलमेंट ना इसमें कम होगी, सेटलमेंट क्या होगी इसमें, कम होगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो अर्थ प्रेशर है ना, अर्थ प्रेशर वो क्या होगा, ज्यादा लगता है। अच्छा, ये बेरिंग कैपेसिटी वगैरह का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सॉइल जो है ना वो ज्यादा लोड ले सकती है, सॉइल कैन, यहां पर सॉइल कैन बियर मोर लोड। ठीक है, सॉइल क्या है, ज्यादा लोड ले सकती है। सेटलमेंट का क्या मतलब है कि मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, और इस घर के ऊपर ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, और इस घर के नीचे क्या है, सॉइल है। अब इस सॉइल में अगर जो सेटलमेंट ज्यादा होगी तो आपका घर क्या हो जाएगा, लीनिंग टावर जैसा हो जाएगा, एक तरह से सेटल हो गया था ना जैसे वो, वैसे ही यहाँ पे भी सेटल हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सॉइल में कभी भी सेटलमेंट ना हो जहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो, तो हम क्या चाहते हैं उसकी सेटलमेंट क्या हो, कम हो, और वही चीज मिलती है अगर जो यूनिट वेट उसकी क्या हो, ज्यादा हो। तीसरा क्या है, जब हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं ना, तो रिटेनिंग वॉल में क्या होता है, रिटेनिंग वॉल में पीछे सॉइल होती है। अब ये सॉइल के हैवी होने की वजह से क्या होगा, ये हैवी होने की वजह से इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो हमारे को इंजीनियरिंग में हमारे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, इसकी भी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस समझ में आया कि अगर जब मैं ज्यादा यूनिट वेट की बात करूंगा तो क्या मतलब है। दूसरा क्या है कि कम, अगर जो कोई भी सॉइल की यूनिट वेट जो है वो कम है तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है कि वो बेरिंग कैपेसिटी उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी, बेरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी उसकी, कम रहेगी। अब बेरिंग कैपेसिटी कम रहेगी तो इसका मतलब क्या है, वो कम लोड ले पाएगा। दूसरा, उसमें सेटलमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी, इसके ऑपोजिट है बिल्कुल। और थर्ड क्या है कि सेटलमेंट्स की ज्यादा रहेगी। और थर्ड है इसका इंपॉर्टेंट कि इसमें ना लैंड लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड और क्या, या फिर स्लोप फेलियर जो है वो इसमें क्या रहेगा, उसका रिस्क रहेगा, है ना, रिस्क। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर ये यूनिट वेट ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा, सेटलमेंट उसमें कम है, और अर्थ प्रेशर क्या रहेगा उसमें ज्यादा रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बेरिंग कैपेसिटी बताऊं इसकी कम है अगर जो यूनिट वेट, तो वो लेस रहेगी, सेटलमेंट ज्यादा रहेगी, और लैंडस्लाइड और स्लो फेलियर क्या है उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो समझ में आया आपको, अब आपको पता लग गया कि भाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल बेसिकली है क्या। तो अब इसे फाइंड आउट करने के तरीके भी फाइंड आउट पता होनी चाहिए हमें। दैट इज द कोर कटर मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, कोर कटर मेथड। अब ये देखते हैं ये क्या होता है। तो ये चीज क्लियर होगी आपकी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है। अब कोर कटर मैथड करते हैं। लेकिन यूनिट वेट ऑफ सॉइल कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि जो फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं हम क्या करते हैं, जब हम फाउंडेशन का डिजाइन करते हैं तो हमारे ना लोड कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि अगर जो आप डैम्स बना रहे हैं या फिर रोड्स बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में भी यूनिट वेट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। और क्या है और बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों इस्तेमाल होता है हमारा। अब इतना अंडरस्टैंड हो गया आपको, राइट। अब हमें पढ़ना है क्या, कोर कटर मेथड। अब कोर कटर मेथड बेसिकली क्या बोल रहा है कि देखो कोर कटर मेथड क्या है, एक तरह का फील्ड मेथड है, ठीक है। अब इस तरह का कोर कटर मेथड होता है, ठीक है। और इसका कितना डाया होता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डाया होता है। और हाइट कितनी होती है,
समथिंग समथिंग 13 क्या होती है इसकी हाइट होती है। तो समझ में आया, इस तरह से क्या होता है कोर कटर मेथड होता है। तो कोर कटर मेथड में एक कोर कटर जैसे चीज होती है, ठीक है, इसमें ये क्या होती है शार्प फेंस होती है यहाँ पे, और ऊपर से क्या करते हैं ये होती है डॉली, और डॉली के ऊपर क्या होता है यहाँ पे हैमर लगा, मतलब यहाँ पे हैमर के ब्लोज डालने पड़ते हैं। तो कोई भी सॉइल होगी ना, जैसे आपको इसको परफॉर्म करना है तो कैसे करना पड़ेगा, कोई भी सॉइल चाहिए, कोई भी फील्ड में सॉइल चाहिए, अब ले आओ तुम कोर कटर। अब कोर कटर में क्या होता है कि ऊपर से भी ये ओपन होता है, ठीक है, और नीचे से भी क्या होता है ये ओपन होता है। अब क्या करो तुम इसको ना ड्राई डॉली रखो इसके ऊपर, और डॉली के ऊपर क्या करो तुम हैमर के ब्लोज दो। अब हैमर की ब्लोज दोगे धीरे धीरे करके, तो ये क्या करेगी, ये इंसर्ट करेगी सॉइल के अंदर, ठीक है। अब सॉइल के अंदर इंसर्ट करेगी, अब क्या करो इस डॉली को हटाओ और इसको भी निकाल दो, ये जो है ना ये हमारी ये कोर कटर, इसको भी बाहर निकाल दो। अब जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा कि कोर कटर के साथ साथ क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे सॉइल होगी। अब ये सॉइल जब हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, इसका हम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका यूनिट वेट हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोर कटर मेथड कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। समझ में आया आपको, जो भी है मतलब 12 कुछ इतना होता है, 12.2 समथिंग सेंटीमीटर का होता है, 12.7 होता है, ठीक है, 12.7 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी हाइट होती है। अब क्या करना है हमको, इसको निकाल दिया, अच्छा हमने इसको बाहर निकाल दिया ना, तो जो एक्स्ट्रा सॉइल यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे रहेगी ना उसको हटा दो, उससे रिमूव कर दो, एक्स्ट्रा सॉइल को क्या करो रिमूव कर दो। अब इसका वेट मेजर करो, क्या है कि कोर कटर के साथ जो सैंपल का टोटल वेट है ना, इसको 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 हमने क्या करना है वेट करना है। उसके बाद क्या है इसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच से हम क्या करेंगे वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वही है ना इसका सिलेंडर का मल्टीप्लाई बाय द हाइट, तो ये इसका क्या मिल जाएगा हमारे को, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यूनिट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यूनिट वेट निकालना है, हमें यहाँ पे मान लो मैं यूनिट वेट निकाल रहा हूँ, तो वो क्या होगा वेट ऑफ अ सॉइल, जो भी सॉइल का वेट रहेगा डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अ कटर, वॉल्यूम ऑफ अ कटर, इससे क्या मिल जाएगा हमारे को, इससे मिल जाएगा यहाँ पे यूनिट वेट, राइट। तो यही चीज हमने क्या लिखी है यहाँ पे, लिखी है क्या लिखी है यहाँ पे कि इट इज यूज टू डिटरमाइन इन सितु यानी फील्ड में यूनिट वेट बल्क डेंसिटी में ऑफ अ कोहेसिव सॉइल, ठीक है, कोहेसिव सॉइल के स्पेशली सॉफ्ट या फिर फाइन ग्रेन सॉइल लाइक जैसे कि क्ले होगी या फिर सिल्ट क्ले होगी, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि सिलेंड्रिकल कोर कटर इज ड्रिवन इनटू द सॉइल, द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल आर यूज्ड टू कैलकुलेट द यूनिट वेट, जो कि मैंने बता दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये देखो क्विक भी है, सिंपल भी है, एक्यूरेट भी देता है फॉर द कोहेसिव सॉइल एंड नो लैब टेस्ट नीडेड, ठीक है, इसमें नो लैब टेस्ट नीडेड है, और लो कॉस्ट भी है। और लिमिटेशन क्या है कोर कटर मेथड की, नॉट सुटेबल फॉर द कोर्स सॉइल, डिस्टर्ब ड्यूरिंग द ड्राइविंग, इसके जब हम अंदर डालते हैं ना इसको उसमें सॉइल में डालते हैं तो शायद ये डिस्टर्ब भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्या है करेक्ट हमारे को यूनिट वेट नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा हमारे को एक्यूरेट यूनिट वेट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे को यूनिट वेट गलत मिल जाएगा, जो कि हमारा मेन पर्पस है। और दूसरा क्या है कि शैलो डेप्थ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा होता है, कितना होता है ये दैट इज 12.7, तो बस इतनी हाइट के लिए हम कर सकते हैं इसको, और वाटर लॉग्ड सॉइल प्रॉब्लम्स में भी हमें होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको यहाँ पे देख, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, साथ में फॉर्मूला क्या होगा इसका कि गामा विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अच्छा ये जो W2 है ये क्या है, वेट, और यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे भी देखते हैं इसका फॉर्मूला, अच्छा लिखते हैं क्या है कि जो फॉर्मूला है वो क्या है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। अब बोलोगे सर W1 और W2 क्या है, तो W1 और W2 है, W1 क्या है वेट ऑफ द एम्प्टी, वेट ऑफ द एम्प्टी कटर, वेट ऑफ द एम्प्टी कटर, राइट। और W2 क्या है वेट ऑफ कटर प्लस सॉइल, राइट। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो पता ही आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या यूनिट वेट निकालने का एक तरह का फॉर्मूला, इतना क्लियर हो गया आपको। और इसका तो पता ही आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस तरह से क्या है इसकी ये यूनिट्स है। तो यहाँ पे क्या है हमारी लिमिटेशन क्या थी यहाँ पे कि नॉट सुटेबल फॉर द कोर्स सॉइल। अब कोर्स सॉइल में ना ये किस किस में काम नहीं करता, जो भी हमारी ड्राई होती है ना, ड्राई या फिर वेरी हार्ड जो सॉइल होती है, वेरी हार्ड सॉइल होती है, इसमें ड्रिवन करना पड़ता है, तो हार्ड सॉइल होगी तो ड्रिवन नहीं होगा अच्छे से, और ड्रिवन नहीं होगा तो फिर डिस्टर्बेंस आएगी, और डिस्टर्बेंस आएगी तो और क्या होगा कि हमारा जो यूनिट वेट है वो करेक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। किस किस के लिए नहीं होता है, नॉट सुटेबल फॉर द कोर्स सॉइल, ड्राई और वेरी हार्ड सॉइल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं, अच्छा ये तो मैंने बता दिया लिमिटेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस सॉइल के लिए बेस्ट होता है, तो ये किस सॉइल के लिए बेस्ट होता है यहाँ पे देखो, जो भी कोर कटर के लिए बेस्ट होता है, कोर कटर मॉइस्ट सॉइल के लिए क्या बोल सकते हैं मॉइस्ट, मॉइस्ट या फिर स्लाइटली जो वेट होगी ना, स्लाइटली वेट होगी, वेट कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होती है ये सुटेबल होती है, सुटेबल। जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम क्लेई सॉइल के लिए, दूसरी सिल्ट क्ले के लिए, थर्ड लोमी के लिए, लोमी सॉइल के लिए, और फोर्थ क्या है फाइन ग्रेन या फिर सॉफ्ट सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन या फिर सॉफ्ट सॉइल के लिए, ठीक है।
अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये इन सब के लिए होती है, स्लाइटली वेट होती है। स्लाइटली वेट के लिए क्या होती है, ये बेस्ट होती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा स्लाइटली वेट के लिए क्यों बेस्ट होती है। अगर जो मैं ड्राई सॉइल के लिए इसके लिए इस्तेमाल करूं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो कि ड्राई सॉइल के लिए यहाँ पे क्या होगा, जब कटर को ना हम डालते हैं ना सॉइल के अंदर, तो क्या हो सकता है कि जब हम ड्राइव करते हैं ना उसको, मान लो ये कटर है, ठीक है, अब इस कटर को तुमने क्या कर दिया, ड्राई सॉइल में डाल दिया। अब इस ड्राई सॉइल में डाल दिया तो ड्राई सॉइल क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ यहाँ से निकल जाएगी। अगर यहाँ से निकल जाएगी तो हमारे को क्या मिल जाएगा कि इसमें लेस हमारे को क्या मिलेगा, यूनिट वेट मिलेगा, यानी एक्यूरेट यूनिट वेट नहीं मिलेगा अगर जो आप ड्राई सॉइल को लोगे। लेकिन अगर जो वहां पे आप कोहेसिव सॉइल को लेते हो, यानी थोड़ी सी वेट या फिर जिसमें मॉइस्ट हो, मॉइस्ट सॉइल को लोगे, तो वहां पे क्या होगा, जब आप सॉइल को लोगे तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इसमें फिल हो जाएगी। दूसरा दूसरा क्या है, जिस लम में ये थी ना उसी में रहेगी ये। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वॉइड्स अगर जो होंगे, अगर यहाँ पे ड्राई सॉइल में वॉइड्स रहेंगे, जैसे सॉइल है ना तो इसमें वॉइड्स रहेंगे, तो वॉल्यूम तो हमारे को बराबर मिल जाएगा, लेकिन इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज वाई हम ड्राई सॉइल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, और ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट सॉइल के लिए यानी कोहेसिव सॉइल के लिए ही बेस्ट होती है। तो समझ में आया कोर कटर मेथड किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है इसको। तो कोर कटर मेथड हमारा पूरा हो चुका है। अब क्या बचा है हमारा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड आउट द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल। तो चलो ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है, वाटर डिस्प्लेसमेंट। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द यूनिट वेट या फिर बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल, स्पेशली व्हेन द सॉइल इज इरेगुलर हो या फिर इरेगुलर शेप की हो या फिर लम्प फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब गांठे पड़ी हो। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द मेजरिंग ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बाय नोटिंग हाउ मच वाटर इट डिस्प्लेस, जितना वाटर इट डिस्प्लेस करेगा जब उसे पानी में डालेंगे, ठीक है, किसी बीकर में अगर जब हम पानी लेंगे तो उसमें अगर हम सॉइल का चंक डालेंगे तो वो हमें बता देगा कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वाटर, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, एंड देन यूजिंग द वॉल्यूम अलोंग द वेट टू कैलकुलेट द यूनिट वेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस मेथड इज बेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल, जैसे कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, या फिर क्या हो गया, क्ले, सिल्ट क्ले एक्सेट्रा। अब ये क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर या फिर किसी और सॉइल के लिए क्यों नहीं होता है यूज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रैनुलर सॉइल, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल सैंड के लिए क्यों नहीं यूज करते हम, या फिर हम किसी ग्रेवल के लिए यूज क्यों नहीं करते। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें इस मेथड में करना क्या है, बेसिकली इस मेथड में हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इस तरह का क्या होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं, अब मैं बताता हूँ उसमें क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, एक सॉइल का सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब इस सॉइल के सैंपल को हमने क्या किया, वेट कर लिया, जो भी इसका सॉइल का सैंपल है, यानी मॉइस्ट सॉइल का जो भी सैंपल है, हमने इसका क्या कर दिया, वेट कर दिया। अच्छा, हमने इसका वेट कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने ये जो वेट किया है इसको मत लिखना, ठीक है, ये नहीं लिखना। अब हमने ये जो वेट किया है, हमने क्या कर दिया, इसको पानी में डाल दिया। जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो क्या होगा कि जो भी सॉइल ने जितना भी पानी डिस्प्लेस किया है वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अभी जितना भी बाहर निकलेगा हम क्या करेंगे, उसको एक बीकर में डाल देंगे और उससे क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे गलती क्या है। अगर जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे गलती क्या है। अगर जो नहीं पता लग रहा है तो मैं बताता हूँ कि जब आप किसी सॉइल को डालते हो तो सॉइल में क्या होता है, एक तो एयर होती है, ठीक है, और एक होता है पानी। अब ये तीन चीजों की वजह से होता है। दूसरा, जब आप इस सॉइल को इस पानी के अंदर डाल रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो यहाँ का पानी है वो सॉइल के अंदर चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो यानी जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो तो गलत हो जाएगा, वो तो इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कोट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी इसके अंदर ना जाए। पहली बात तो कि पानी इसके अंदर ना जाए। पर अगर जब हम इस पे कोट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर जब मैंने कोई भी कोट इस पे लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से कोटेड करके यहाँ से पानी जो अंदर आ रहा था अब वो पानी क्या हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। और जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इसमें कोई कोट लगा रहे हो और जब पानी बाहर निकलेगा तो उस कोट की वजह से भी तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा, राइट। तो फिर ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है ये फिर गलत हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से क्या है, मैं यहाँ पे दिखाया आपको कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेट लेते हैं किसी भी सॉइल का। अब उस सॉइल में क्या कर दिया हमने, पैराफिन वैक्स लगा दी। क्या लगा दी, एक पैराफिन वैक्स लगा दी, जिससे जो कि वाटर प्रूफिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर नहीं आ पाता है, ठीक है, वो अंदर नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि एयर की जगह पे क्या आना चाहता है, पानी आएगा। अब पानी नहीं आएगा तो जो भी हमने वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो हमने कलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल प्लस पैराफिन वैक्स, राइट। अब इस पैराफिन वैक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द रियल यूनिट वेट, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है ना। तो यूनिट वेट अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे पैराफिन का मैक्स माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे देख लो कि अगर हमें इसको माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको पता है कि यूनिट वेट क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ अ सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल, ये होता है। पर मुझे सॉइल का तो मिल नहीं रहा, मुझे क्या मिल रहा है, पैराफिन वैक्स के प्लस मिल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैराफिन वैक्स मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैराफिन वैक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ यहाँ पे पैराफिन नहीं वैक्स लिख दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ वैक्स अगर जो मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ अ वैक्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ वैक्स डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वैक्स।
इसी तरह से निकालूंगा ना मैं। अगर जो मुझे क्या पता है कि अगर जो मुझे वॉल्यूम ऑफ द वैक्स निकालना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज द वेट ऑफ द वैक्स डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वैक्स, राइट। अब वेट ऑफ द वैक्स मुझे कैसे पता चलेगा? देखो अब ध्यान से देखो, जब मैं W2 को W1 से माइनस कर दूंगा तो क्या माइनस हो जाएगा? ये जो सॉलिड है ये सारा का सारा इससे कट जाएगा। अब बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये पैराफिन वैक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर जो मुझे वेट ऑफ द वैक्स बताना है तो वेट ऑफ द वैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कि W2 से अगर जो मैं W1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पैराफिन वैक्स मिल जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ अ वैक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी ऑफ अ वैक्स फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पैराफिन वैक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? इट विल बी इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ अ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर। यही होगा ना। अगर जो मुझे क्या पता है कि मुझे पैराफिन वैक्स का क्या निकालना है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ अ पैराफिन वैक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ अ पैराफिन वैक्स कैन बी रिटन एज जी पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू होता है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो मुझे क्या पता है कि ये हो गया हमारा दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या लिखा है? अच्छा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ अ वैक्स विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वैक्स। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द वैक्स निकालना है, ताकि हम वॉल्यूम ऑफ द वैक्स से क्या माइनस कर सके? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकाल सके। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या होगा? जो भी इसका टोटल है दैट इज वी, टोटल है ना इसका जितना वॉल्यूम, उससे अगर जब मैं माइनस कर दूं क्या? वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द जो टोटल वॉल्यूम है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं वी से और माइनस करूं मैं क्या? वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स, तो वो क्या हो जाएगा बराबर हमारे? दैट विल बी इक्वल्स टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय GPW इंटू गामा डब्ल्यू, या फिर आप क्या डेंसिटी ऑफ द वैक्स लिख दो, ठीक है। तो आई कैन राइट कि ये बराबर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम माइनस, या फिर इसको यहां पे लिखूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉइल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो टोटल वॉल्यूम से मैं अगर माइनस कर दूं पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। तो वी टोटल से अगर जो पैराफिन में निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू W2 अपॉन W1 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो ये चीज क्या होगी मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब मुझे बताओ कि यूनिट वेट क्या होता है? मैंने कितनी बार बता दिया आपको, यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल बराबर होता है वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय, अब वेट ऑफ द सॉइल किसके बराबर है? दैट इज W1। अगर जो नहीं पता लग रहा है यहाँ पे देखो W1 क्या है? वेट ऑफ द सॉइल ओनली। तो W1 तो मिल गया, और उसका जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल हमारे बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू क्या है? वी टोटल माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वैक्स। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल निकाल सकते हैं। तो समझ में आया कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस तरह से अप्लाई करना है, या फिर इसमें किस तरह से आपको पैराफिन वैक्स का भी माइनस करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, राइट। और डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स जो है ना वो अज्यूम करते हैं अप्रोक्सीमेटली इसके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द पैराफिन वैक्स यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं कि नोट करके हम क्या लिखना चाहते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ अ वैक्स होती है ना दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 900 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ पैराफिन वैक्स। अगर जो पैराफिन वैक्स अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना तो इसके अल्टरनेटिव क्या है कि अल्टरनेटिव ऑफ वैक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसके? आप क्या कर सकते हैं? एक प्लास्टिक कोटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अभी प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है? रेयर होती है और साथ में कॉस्टली भी होती है, दैट इज वाई इसको इस्तेमाल नहीं करते। सेकंड क्या है हमारा? लेकर स्प्रे। क्या है ये? थोड़ा टेम्परेरी यूज के लिए यूज करते हैं इसको, थोड़ा टेम्परेरी टेम्परेरी यूज के लिए ही, ठीक है। तो ये इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं। लेकिन इन सब में से पैराफिन वैक्स क्या है? बेस्ट होता है, चीप होता है और लेबोरेटरी के लिए लेबोरेटरी फ्रेंडली भी होता है। तो समझ में आया हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या किया? इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, कि हमने सिंपल सा क्या, हमें आपको बस ये पता है कि हमें क्ले सेट और क्ले के लिए करना है। अगर जब हम सैंड और ग्रेवल डाल देंगे तो क्या होगा? अगर जो मैं इसकी जगह सॉइल की जगह में कोई और अगर जो मैं सैंड डाल दूं तो क्या होगा? तो सैंड क्या कर जाएगी? वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी और वो बिखर जाएगी। अगर वो बिखर जाएगी ना तो वो वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी इतना। दैट इज वाई ये किसके लिए अच्छा होता है? क्ले के लिए, और सिल्टी क्ले के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? ये तो हो गया हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अभी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है इसको पढ़ते हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करने से पहले ना, जो हमने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड करना है उससे पहले हम क्या करेंगे? एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको दिया है ड्राई वेट ऑफ सॉइल दैट इज W1 which is been given as to 520 grams, राइट। ये दिया हमें पहला। दूसरा क्या दिया है हमको कि जो वेट है, वेट आफ्टर वैक्स कोटिंग जो है दैट इज इक्वल टू W2 which is equal to 570 grams, राइट। और थर्ड दे रखा है हमको टोटल
वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन वाटर विच इज इक्वल्स टू वी टोटल, और वो कितना दे रखा है 650 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और फोर्थ क्या रखा है डेंसिटी ऑफ वैक्स दे रखी है, ठीक है, मान लो कितनी दिया 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द यूनिट वेट। तो पॉज करो वीडियो को और देखो जरा कि इसका यूनिट वेट क्या आएगा और मुझे बताओ, राइट। अगर जब पता लग गया तुमने आंसर निकाल दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वैक्स का वेट चाहिए, वैक्स वेट। तो वैक्स का वेट कैसे निकालते थे हम, डब्ल्यू वैक्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू W2 माइनस W1, राइट। W2 कितना है हमको दे रखा है 6, W2 कितना दे रखा है हमको 570, तो कितना दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 570। तो 570 ग्राम्स दे रखा है, माइनस कितना दे रखा है 520 हमको W1 दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 ग्राम्स। ये हो गया हमारा डब्ल्यू वैक्स। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द वैक्स क्या होता है, डब्ल्यू वैक्स डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वैक्स, राइट। अब डब्ल्यू वैक्स तो हमने निकाल दिया, दैट इज 50 ग्राम्स, और ये डेंसिटी ऑफ द वैक्स कितना है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 5.56 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स निकालने के बाद क्या निकलेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स के बाद निकलेगा हमारा यूनिट वेट। क्या निकलेगा, यूनिट वेट। और यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल्स टू, अच्छा हमको वॉल्यूम ऑफ द वैक्स तो निकाल दिया, लेकिन हमें और भी चीज निकालनी थी, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या बराबर हो जाएगा, दैट इज वी टोटल माइनस वी ऑफ द वैक्स, राइट। अब वी टोटल कितना गिवन है हमारे को 650 गिवन है, नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पे देखो 650 इज बीइंग गिवन एज द वॉल्यूम टोटल। तो 650 इज गिवन माइनस वी वैक्स कितना है जो अभी हमने निकाला, वी वैक्स आ गया हमारे पास 55.56 सेंटीमीटर क्यूब। तो 55.56 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 594.44 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं। गामा क्या हो जाएगा, दैट इज द वी ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय, सॉरी वी ऑफ द सॉइल नहीं, वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल ना, वेट ऑफ द सॉइल। तो वेट ऑफ द सॉइल क्या होगा, हमने पहले भी निकाल रखा है, W1 होगा। और हमारे को वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकालना था, वो कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो है यहाँ पे 594.44 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.875 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। W1 तो हमारे को गिवन ही था क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 520। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये पता लग गया ना आपको इसका। अब करते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड प्लेसमेंट मेथड। तो ये क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सैंड प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। यही पढ़ना है हमें, सैंड प्लेसमेंट मेथड। तो क्या बोलता है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इन सेतु यूनिट बल्क एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉइल एट अ साइट, ठीक है। इतना समझ आ गया। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिगिंग अ स्मॉल होल, है ना, इन अ ग्राउंड, कलेक्टिंग एंड वेटिंग द excavated soil, then filling the hole with the calibrated sand, okay। नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द होल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू फिल इट, देन द यूनिट वेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द वेट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। मुझे पता है कि इतना समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्राउंड है। सेकंड, हमने क्या किया, एक पिट यहाँ पे की है, ठीक है, स्मॉल होल। अब मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। और एक क्या चाहिए हमें, एक चाहिए हमें सैंड पोरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे सैंड पोरिंग सिलेंडर वी नीड, ठीक है, सिलेंडर हमें रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो गया, एक सैंड पोरिंग सिलेंडर हो गया। दूसरा, ये जो सैंड है ना, ये क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सूखी भी होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म सैंड होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सैंड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सैंड होनी चाहिए। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए हमारे को, एक मेटल की ट्रे चाहिए, ठीक है। वी नीड अ मेटल ट्रे, ऐसी करके हमारे को क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड जो है दैट इज द मेटल ट्रे चाहिए हमारे को एक। और हमारे को क्या चाहिए, एक वेइंग बैलेंस जिसपे कि क्या कर सके हम, वेट कर सके। और हमारे को ऐसे टूल्स चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, डिग कर सके, टूल्स फॉर डिगिंग। तो क्या क्या चाहिए हमारे को, सबसे पहले हमारे को सैंड पोरिंग सिलेंडर चाहिए, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड क्या चाहिए कि जो भी सैंड आप इसमें डालोगे ना, वो स्टैंडर्ड सैंड होनी चाहिए, मतलब वो क्लीन भी होनी चाहिए, ड्राई भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली सैंड होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, दिस इज द सेकंड वन। थर्ड वन क्या है, हमारे को एक मेटल ट्रे चाहिए जिसमें कि एक छेद हो बड़ा सा, और ये मेटल ट्रे थर्ड है। फोर्थ क्या चाहिए, वेइंग मशीन, जो कि हमारे को यहाँ पे वेट बता दी भाई ये कितना वेट है, राइट। तो फोर्थ ये हो गया। और फिफ्थ क्या चाहिए हमारे को, टूल्स फॉर डिगिंग। अब सबसे पहले पता क्या करो, सबसे पहले आपको छेद करना है, ठीक है। अब इसमें छेद कहाँ करना है हमारे को, सॉइल के ऊपर। तो मान लो ये क्या है, हमारा एक ग्राउंड है। अब यहाँ पे क्या करो, तुम एक ट्रे रखो, जो ये ट्रे है ना, ये वाली जिसमें छेद है, तो यहाँ पे क्या करो, तुम एक ट्रे रख दो। अब इस ट्रे को रखने के बाद क्या, यहाँ पे एक छेद है। अब इस छेद के थ्रू क्या करो, एक 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक पिट बनाओ, ठीक है। मतलब यहाँ पे छेद करो 10 सेंटीमीटर का, और जो भी ये सॉइल आएगी ना, ये सॉइल बाहर निकाल के क्या करो, वेइंग मशीन पे डालो।
और उसका क्या निकालो, वेट निकालो, वो हो जाएगा कितना, W1। अब क्या करो, ये जो पूरी असेंबली है ना, जिसमें क्या है, सैंड है, सैंड कौन सी, क्लीन ड्राई, ये सैंडर सैंड है, और हमें ये डालना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जिससे क्या है कि यहाँ से क्या करेगा, जब आप इस शटर को ओपन कर दोगे ना, जब इस शटर को आप ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से सैंड पोर होगी, यहाँ से सैंड गिरना शुरू हो जाएगी, और ये पिट को क्या कर देगी, पूरा का पूरा यहाँ तक भर देगी, और जैसे ये पूरा का पूरा यहाँ पे भर देगी ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इस शटर को क्या कर देना है, फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है, फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है, राइट। तो ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस से हमें गामा फाइंड आउट करना है। वो क्या होगा, दैट इज द वेट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द होल, वॉल्यूम ऑफ द होल। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है कि जो भी वेट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल है वो, दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द होल। तो इसमें क्या है, दो चीजें, सबसे पहली क्या है कि गामा जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द एक्सकवेटेड सॉइल। अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि तुम वेट ऑफ द एक्सकवेटेड सॉइल कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेट ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि जब ना हमने एक गड्ढा किया यहाँ पे, और हमने क्या किया, हमने एक ट्रे ली। अब इस ट्रे से हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर का डेप्थ का हमने क्या कर दिया, एक गड्ढा कर दिया। अब इस गड्ढे को करने के बाद क्या है कि उससे जो भी सॉइल निकलेगी यानी सारी की सारी जितनी भी सॉइल निकलेगी, उसको जाके तुम वेइंग मशीन में डालोगे, तुरंत ही डालोगे मतलब, है ना, और उसका क्या करोगे, तुम वेट करोगे। फिर जो सॉइल का वेट आएगा ना, वेइंग बैलेंस से वो मेजर करना है, और वो जो वेट आएगा ना, वही क्या होगा, वेट ऑफ द एक्सकवेटेड सॉइल। इतना तो आपको पता लग गया होगा, पढ़ के नाम से ही लग रहा है पता कि वेट ऑफ द एक्सकवेटेड सॉइल यानी जो भी आपने सॉइल बाहर निकाली है वो हो जाएगी। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है वॉल्यूम ऑफ द होल। अब ये वॉल्यूम ऑफ द होल कहां से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द होल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द होल जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द होल क्या है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सैंड जो भी हमारी यूज्ड हुई है, डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम ऑफ द होल क्या है, डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द होल क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ अ सैंड यूज्ड, जो भी आपने, देखो यहाँ पे क्या है कि सैंड पोरिंग सिलेंडर से आपने जितनी भी सैंड यहाँ पे पुट की, ठीक है, प्रोसेस पता लग गया ना आपको क्या करना है कि आपने क्या किया, पहले गड्ढा किया, उसको वेट किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से शटर खोल देना है। अब जैसे ही शटर खोलोगे तो यहाँ से सैंड नीचे पोर होगी। अब यहाँ तक जब तक पूरी फिल हो जाएगी ना, फिर उसके बाद क्या कर दो, बंद कर दो। अब जितनी भी वेट ऑफ द, अब हमारे क्या निकालना है, सबसे पहले वेट ऑफ द सैंड यूज। अब जितनी भी सैंड हमारी यूज हुई होगी डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड, वेट ऑफ अ सैंड यूज। अच्छा, वेट ऑफ अ सैंड यूज कैसे कर सकते हैं, जो ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है ना, यहीं से हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने यहाँ पे पिट या फिर होल नहीं किया था, तो हमने ये जो सैंड पोरिंग सिलेंडर है, इसको उठाओ, इसको पूरे को उठाओ और यहाँ पे उठा के किसमें, वेइंग मशीन पे रख दो। वेइंग मशीन से क्या निकलेगा, इसका टेस्ट करने से पहले, इसका मतलब सैंड पोर करने से पहले इसका वेट, फिर जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करो, फिर इस कंटेनर को उठाओ। ये जो पूरा कंटेनर है ना, ये एक तरह की असेंबली है। इस पूरी असेंबली में क्या है कि सैंड भी रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, आपका सैंड रहेगा, सैंड पोरिंग कंटेनर होगा, राइट। तो इसको उठाओ, फिर दोबारा से वेट करो, जब सैंड नीचे गिरगी तो फिर क्या हो जाएगा, -W2। जब W1 - W2 हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी सैंड हमारी यूज हुई होगी वो मिल जाएगा। तो वेट ऑफ अ सैंड यूज क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू W1 - W2, ठीक है। अब बचा क्या, यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड। तो यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमें, यूनिट वेट ऑफ कैलिब्रेटेड सैंड। अब ना इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसा करो, जो भी हमारा सैंड पोरिंग कंटेनर था ना, सैंड पोरिंग कंटेनर को सैंड से फिल कर दो, सैंड से फिल कर दो, फिल करो। फिर क्या करो, फिर सैंड से फिल करो, तो हमारा कंटेनर क्या होगा, इस कंटेनर में है सैंड, है कि नहीं, इसमें सैंड है, राइट। ये हमने क्या ले लिया, एक सैंड पोरिंग कंटेनर ले लिया। अब तुम क्या करो, एक ना ऐसा कंटेनर लो, है ना, ऐसा कंटेनर लो जिसका की वॉल्यूम आपको नोन हो। अब इसका वॉल्यूम आपको नोन होगा, आप इस कंटेनर में क्या करो, मान लो कि कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करो, ये जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर है ना, इससे क्या करो, सैंड डालना शुरू कर दो इस कंटेनर में, ठीक है। अब मान लो कि इसमें जो सैंड गई है ना, जो इसमें सैंड गई है, मान लो इतनी है 1650 है, ठीक है। मान लो कि क्या है, हमारी सैंड है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट अगर जो मुझे करना है, तो यूनिट वेट ऑफ, अगर जो मुझे सैंड फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो W क्या था, जो भी हमने सैंड का क्या किया, इसमें कंटेनर में डाला। अच्छा, W क्या है यहाँ पे मैंने बताया नहीं है ना। तो देखो, सैंड पोरिंग कंटेनर से आप क्या करो, यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो। अब इस कंटेनर में क्या करो, ये जो कंटेनर है ना, जो भी सैंड इसमें गया है ना कंटेनर में, उसका क्या करो, वेट करो। तो उसका वेट कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। अब फॉर्मुला कौन सा है, W इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इससे क्या निकल जाएगा, इससे हमारे डायरेक्टली निकल जाएगा यूनिट वेट ऑफ अ सैंड। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 1000 है,
ये जो हमारा कंटेनर है इसका हमारे वॉल्यूम पता है, दैट इज 1000 मीटर क्यूब। और 1650 क्या है, जो भी सैंड हमारी यूज हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1650 डिवाइडेड बाय 1000 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेट। और यूनिट वेट की क्या होती है 1.05 इंटू के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगी हमारी क्या, यूनिट वेट। ये तो एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको। तो समझ में आया क्या करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना था। हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ द एक्सकेवेटेड सॉइल तो आपको पता ही है, दैट विल बी इक्वल्स टू W2 माइनस W1, है ना, जो भी है जो यहाँ पे लिखा है, सॉरी W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 हो गया। और सेकंड ऑफ ऑल क्या करना है, फिर हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ अ होल। अब वॉल्यूम ऑफ अ होल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता है कि वेट ऑफ अ सैंड जो भी आपका यूज हुआ है डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ अ सैंड यूज्ड अगर हमें पता करना है तो वो क्या होगा, सबसे पहले जो भी सैंड पोरिंग सिलेंडर है उसका वेट ले लो बिफोर द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट। तो W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी द यूज सैंड, वेट ऑफ द यूज सैंड। और सेकंड ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना था, यूनिट वेट ऑफ अ कैलिब्रेटेड सैंड। अब इस सैंड को कैलिब्रेट, इस सैंड का जो यूनिट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट विल बी वेट वेट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अच्छा ये वेट क्या है, ये वेट जो है इसमें हमें अगर जो वेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, एक हमारे को पता है कि एक कंटेनर है और उसका वॉल्यूम जो है वो हमें नोन है, हम जानते हैं उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। फिर क्या करो कि जो सैंड पोरिंग कंटेनर है उसमें सैंड रखी हुई है, वो सैंड को क्या करो तुम इसमें डालो, इस सैंड को क्या करो इसमें डालो। कैसे डालो, इसका शटर जो है ना उसको खोल दो, तो फिर इसमें क्या करेगा, सैंड भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी। अब ये सैंड यहाँ पे भरती गई भरती गई भरती गई। अब ये जो सैंड है, ये जो सारी सैंड है, ये क्या हो जाएगा हमारा W, इसका वेट करो। अब ये जो वेट किया है, मतलब जब तक फिल नहीं हुआ, फिर जब भी वेट कर लेंगे हमारे को क्या पता लग गया कि जो भी हमारा फिल हो गया वो कितना फिल हुआ है, वो 1000 से ज्यादा फिल हुआ है, तो दैट इज 1650, एग्जांपल के तौर पे 1650। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.05, ठीक है, 1.650 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। और हमारे को ये क्या है, यहाँ से हम क्या है, यूनिट वेट ऑफ सैंड निकालेंगे। अच्छा अब यूनिट वेट ऑफ सैंड मिल गया तो हमारे को निकालना क्या था, हमें निकालना था ये, तो वॉल्यूम ऑफ अ होल भी मिल गया और वेट ऑफ एक्सकैवेटेड सॉइल भी मिल गया। तो ये होता है क्या हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड खत्म। समझ में आया जो भी मैंने आपको बोला, कोई भी ऐसी डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, ठीक है, इसमें बस समझने की बात है आपको। और तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मैंने दी नहीं है जो कि आपको डिफिकल्ट लगे पढ़ने में समझने में। हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी कि भाई यूनिट वेट है तो यूनिट वेट कैसे निकाले, वेट ऑफ अ सैंड यूज है तो वो कैसे निकाले। तो बस सिंपल सी चीज है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यही होता है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज सुटेबल फॉर, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यू कैन राइट कि नोट में आप एक पॉइंट लिखो कि इट इज सुटेबल फॉर, यू कैन राइट कि इट इज सुटेबल फॉर ग्रेवल, सैंड एंड ड्राई सॉइल, राइट। तो ये इसलिए क्या है हमारा सुटेबल है। अच्छा ये क्यों सुटेबल है, ये अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर ये क्या बोलते हैं कोहेसिव सॉइल जो होती है उसके लिए ये सुटेबल क्यों नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जब हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी हम एक होल कर रहे हैं ना, ये जो सिलेंड्रिकल होल है ना, ये क्या है, नीट है, साफ है बिल्कुल है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ है और बिल्कुल अच्छा है। पर जब हम ना यही होल सेम एक इसमें किया हमने ड्राई में किया तो हमें साफ मिल गया, लेकिन जब हम कोहेसिव सॉइल में इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा जो होल होता है ना वो ना ढंग से नहीं बन पाता है। ये जो पिट का शेप होता है ना ये अनइवन बन जाता है। दूसरा शार्प टूल्स होते हैं, उन शार्प टूल्स में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, यहाँ जो सॉइल है ना वो इसके साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम सैंड डालेंगे ना वो सैंड ना हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में चाहिए क्या होता है कि जो भी हमारी सैंड यूज हुई है, अब मान लो कि यहाँ पे अनइवन बना है, ठीक है, और सैंड जो है वो हमारी क्या है, अनइवन बना है। दूसरा सैंड क्या इसमें ज्यादा लगी है ना, या फिर इसमें सैंड क्या लगी, कम लगी। इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, बट सुटेबल किसके लिए, फॉर द ग्रेवल, सैंड एंड ड्राई सॉइल के लिए, ठीक है। अब सुटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, करो इसका यूज, बट फिर आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पर बेस्ट किसके लिए, ये बेस्ट है आपका ग्रेवल, सैंड या फिर ड्राई सॉइल के लिए क्या है हमारा बेस्ट है, राइट। तो क्लियर हो गया इतना।